हेलो, इन दिस लेक्चर वी शैल डिस्कस बूलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बूले 1918 में इंग्लैंड में एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिजिटल लॉजिक को सिंप्लीफाई करने के लिए बूलियन अलजेब्रा डेवलप किया। ठीक ना, देखिए, बूलियन अलजेब्रा इज ए टूल फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। ओके, तो बूलियन अलजेब्रा समझने से पहले जो है कुछ रूल और कुछ थ्योरम्स जो है पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक ना, इस टेबल में देखिए, जैसे फर्स्ट वन इज a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। ये आपका आइडेंटिटी थ्योरम है। ठीक ना, a आपका एक बाइनरी वेरिएबल है। ठीक ना, इसकी वैल्यू 1 या 0 हो सकता है, इस वेरिएबल की वैल्यू। और ये जो प्लस हम लोग बोलते हैं ये और ऑपरेशन है। ठीक ना, और ये डॉट जिसको कहते हैं एक्चुअली ये एंड ऑपरेशन है। ठीक ना, ये कन्वीनियंस के लिए इसको प्लस हम लोग बोल देते हैं। एक्चुअली ये होना चाहिए ए और ऑपरेशन 0 इज इक्वल टू ए डॉट सॉरी एंड ऑपरेशन 1 इज इक्वल टू ए। ठीक ना, लेकिन ये एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन कहने के बजाय इसको सिंपली हम लोग अपनी सुविधा में कह देते हैं प्लस, इसको डॉट, लेकिन इसका मतलब प्लस का मतलब एडिशन नहीं समझते, इसका मतलब और ऑपरेशन ही समझते हैं। ठीक ना, तो ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी थ्योरम इज किसी बाइनरी वेरिएबल में अगर आप 0 प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू अनचेंज रहता है, यानी सेम वेरिएबल रहता है। या 1 से मल्टीप्लाई 1 से डॉट करेंगे तो ये भी आपका जो है बूलियन एक्सप्रेशन सेम रहता है, यानी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरीके से अगर a प्लस ए करेंगे तो इसकी भी वैल्यू a आएगी, या a डॉट ए करेंगे तो a आएगा। ये भी एक आइडेंटिटी थ्योरम है। ठीक है ना, ये अभी जब हम लोग एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज है। ठीक है, जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो इन्हीं सब का यूज करना पड़ेगा, इन्हीं थ्योरम्स का, इसलिए इसको याद करके रखना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी थ्योरम इज a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, यानी सेम वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर प्लस करेंगे यानी और ऑपरेशन करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा, और सेम वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर डॉट करेंगे तो वैल्यू 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी अगर 1 से आप किसी भी वेरिएबल में और ऑपरेशन कर देंगे, यानी 1 प्लस कुछ भी इधर रहे, ABCD कुछ भी रहे, है ना, कितने भी वेरिएबल रहे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और 0 से अगर डॉट कर देंगे किसी वेरिएबल का तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन जैसा दिख रहा है, ठीक ना, इसको आप समझ सकते हैं। समझने के लिए ये आपका आइडेंटिटी थ्योरम है। सिमिलरली बूलियन अलजेब्रा फॉलो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम होते हैं। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक ना, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, यानी आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए बी ए डॉट बी डॉट सी। ये एसोसिएटिव थ्योरम है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए इन ब्रैकेट या ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको याद रखना है। इसमें अभी हम आगे और एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका भी यूज बहुत होता है। दो एक्सप्रेशन है इसमें, a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट प्लस आपका डॉट हो जाएगा और b कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना, या a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट का आपका प्लस हो जाएगा और फिर b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आपका डुअल फंक्शन निकालने के लिए आता है। ठीक ना, कभी कभी पूछा जाता है ऑब्टेन डुअल फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन, दिया रहेगा तो इसमें डुअल किसी गिवन फंक्शन को जो दिया गया रहेगा फंक्शन रहेगा उसको डुअल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप ऑल प्लस ऑपरेशन इज कन्वर्टेड इनटू डॉट ऑपरेशन एंड डॉट इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। ये ध्यान रखना, जितने एक्सप्रेशन में प्लस है उसको डॉट बनाइए, जितने डॉट है उसको प्लस कर दीजिएगा। 1 इज कन्वर्टेड टू 0 एंड 0 इज कन्वर्टेड टू 1। ये
आपका काम है। बाकी जितने ABCD वेरिएबल्स होंगे वो अनचेंज होंगे। देखिए लिखा है ना, ऑल वेरिएबल्स आर अनचेंज। सॉरी, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है, सपोज गिवन फंक्शन इज a + b + 1, इसका डुअल निकालना है। तो आपको पता है कि जितने वेरिएबल्स है वो अनचेंज हैं, यानी a अपनी जगह बना रहेगा, प्लस को आप डॉट कर देना है, b ऐसा सच लिख दीजिए, फिर प्लस को आप डॉट बना दीजिए और 1 की जगह पे आप 0 लिख दीजिए। तो ये जो है फंक्शन, ये आपका गिवन फंक्शन का डुअल फंक्शन है। इसी तरीके से और आप कर सकते हैं। ओके, तो अब बूलियन एक्सप्रेशंस को जो है सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी हम लोगों ने रूल और थ्योरम पढ़े हैं उनकी हेल्प से। देखिए ना, पहला प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। तो ये एक्सप्रेशन दिया गया, इसको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना है। तो इसको लिख लो यहाँ, y = a b बार c प्लस a b बार c बार। ठीक ना, ये दो टर्म है आपके, एक टर्म a b बार c प्लस दूसरा टर्म है a b बार c बार। अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग देख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, जो बड़ा एक्सप्रेशन है इसको छोटा बनाना है ना। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर इस फंक्शन के लिए आपको हार्डवेयर सर्किट बनाना होगा तो इसमें ज़्यादा गेट लगाना पड़ेगा। देखो जैसे कितना गेट लगाना पड़ेगा, एक तो ये और गेट है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 जो है आपके एंड गेट लगेंगे, और 1 2 आपके नॉट गेट लगेंगे। अगर एक एक्सप्रेशन छोटा होगा तो नंबर ऑफ गेट कम हो जाएंगे, आपका टोटल कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाता है कि जिससे आपका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपका सिंपल हो जाए। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करो। देखिए यहाँ a b बार दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लो, a b बार ब्रैकेट के बाहर रख लो, यहाँ फिर आएगा c प्लस c बार, है ना। तो आप जानते हैं अगर किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम प्लस करेंगे यानी और ऑपरेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक ना, तो यहाँ रख दो a b बार डॉट 1, फिर ये आ जाएगा a b बार। ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि किसी वेरिएबल में अगर 1 से आप डॉट करेंगे तो वेरिएबल अनचेंज होता है, यानी सेम वेरिएबल आप पुट कर सकते हो। ये जो रीजन राइट साइड में लिखा जा रहा है इसको आपको भी कॉपी में लिखना है। अगर आ गया, मान लेते हैं इस बूलियन एक्सप्रेशन को आप इस एक्सप्रेशन को बूलियन अलजेब्रा मेथड से सॉल्व करिए, तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे ये जो साइड में है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं ये भी लिखेंगे। ठीक ना, तो अब देखिए आपका ओवरऑल फंक्शन जो y = हो गया, वो इसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म है। तो इस सिंगल टर्म के लिए अगर आपको हार्डवेयर डिजाइन करना होगा, सर्किट बनाना होगा, तो इसमें क्या एक एंड गेट लगेगा, एक नॉट गेट लगेगा, बस, है ना, सिंपल हो गया ना। तो इसलिए जो है आप सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशंस को, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को आप सिंप्लीफाई करके उसको छोटा करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है सिंप्लीफाई दिस गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 टर्म। चलो इसको भी सिंप्लीफाई करें। तो जो आपका है गिवन एक्सप्रेशन वो आपने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए BC इन सभी में कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लो। BC हमने यहाँ कॉमन ले लिया, फिर यहाँ क्या बचा, AD बचा है, AD बार बचा, थर्ड वाले में A बार D बचा, फोर्थ टर्म में A बार D बार बचा आपका। ठीक है, फिर अब दो में कॉमन लीजिए, यानी इसमें देखिए A कॉमन है और इसमें A बार कॉमन है, तो यहाँ से A कॉमन ले लेंगे जब आप, तो ये आएगा D + D बार बचेगा यहाँ पे, फिर प्लस A बार, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, D + D बार बचेगा। अब आगे आपको पता है D + D बार = 1, बार बार यूज करना है। देखिए जो हम लोगों ने यहाँ रूल पढ़ा है, यहाँ पढ़े ना आइडेंटिटी थ्योरम में, किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम और ऑपरेशन कर दें या प्लस कर देंगे तो आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक ना, ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या पढ़ना है, अगर किसी वेरिएबल को 1 से आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट करते हैं, तो वो क्या होता है, वेरिएबल सेम वेरिएबल आ जाता है, अनचेंज होता है। यही हम यूज कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने में।
प्रॉब्लम सॉल्व करते समय रूल को आपको ध्यान रखना होगा और इसको बिल्कुल हमेशा याद करके रखना होगा, तभी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ ये आपका 1 हो गया और यहाँ पे ये आपका 1 हो गया यहाँ से, ठीक ना। फिर आप आगे क्या लेंगे, बी सी अपनी जगह पे है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर a डॉट 1 इक्वल टू 1, a डॉट 1 इक्वल टू a और a कॉम्प्लीमेंट डॉट a इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल को आप अगर 1 से डॉट करेंगे तो वेरिएबल सेम रहेगा आपका, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए आपका ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, a प्लस a बार, इसको भी आप 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने इसको डॉट 1 कर दिया है, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए आप बी सी डॉट 1 इक्वल टू बी सी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट आ गया बी सी, यानी y इक्वल टू आपका आ गया बी सी। सोचिए कि ये एक्सप्रेशन को अगर इम्प्लीमेंट सर्किट बनाना होता है कितनी बड़ी सर्किट बनती है, और सेम फंक्शन जो एक्सप्रेशन ये परफॉर्म कर रहा है वही फंक्शन आपका ये एक्सप्रेशन जो आपने सिंप्लीफाई करके लाया ये भी परफॉर्म करेगा। यानी जो काम ये एक्सप्रेशन करेगा वही काम ये एक्सप्रेशन करेगा, लेकिन इसके लिए सर्किट बनाने में कितने गेट लगेंगे, बहुत सारे गेट लगेंगे, आप गिन सकते हैं 1 2 3, 3 तो आपके और गेट लग जाएंगे, एंड गेट आपके 12 एंड गेट लग जाएगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे आपको सिंपली एक एंड गेट से आपका टोटल सर्किट बन जाएगा, एक गेट से, ठीक है। तो इसलिए सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करो। एक्चुअली इस तरह के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसको तभी सॉल्व कर पाओगे आप लोग जब खूब ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके समझ जाओगे, कब कॉमन लेना है, कब कॉमन नहीं लेना है, कब कौन सा थ्योरम आइडेंटिटी थ्योरम लगाना है, कब क्यूमुलेटिव थ्योरम लगाना है, कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है ना। तो ये सब चीज़ें तभी आप मास्टर बनोगे जब ढेर सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ सॉल्व किए हैं, बाकी आप अपने खुद से सॉल्व करेंगे। जैसे और एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए हमने ये लिया है, गिवन फंक्शन इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। अब ये देखिए इस फंक्शन के जो पहला टर्म है इसमें ए और बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जबकि दूसरे में ए बी सी दोनों हैं, तीनों हैं, ए बी सी यहाँ भी है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, चलो जो गिवन फंक्शन उसको पहले लिख लो पहली बार में, लिखने के बाद यहाँ देखिए ए बी, ठीक ना, इसको ऐसा सच रख दो। फिर यहाँ पे देखिए ए बी बार यहाँ से, ए बी बार यहाँ से कॉमन हो रहा है ना। तो ए बी बार यहाँ पे जब कॉमन कर लिया आपने तो यहाँ बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सी प्लस सी बार, ठीक ना। अब आपको यहाँ पता है सी प्लस सी बार इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सी प्लस सी बार की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ए बी बार डॉट 1 इज इक्वल टू ये क्या होता है, ए बी बार ही होगा, क्योंकि 1 से जब डॉट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ये आ सकता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी अपनी जगह पे रहेगा प्लस ए बी बार, ठीक ना। अब इन दोनों में देखिए ए कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन ले लिया गया, देखिए ए बाहर आ गया, बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार की वैल्यू 1 होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट 1, ए डॉट 1 की वैल्यू ए होती है, यानी आपका आ गया ये फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए। सोचिए कितना सिंपल हो गया फंक्शन, है ना। और सॉल्व करो, यहाँ पे हमने एक फंक्शन दूसरा लिया है एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 वेरिएबल है, इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दिमाग लगाइए, देखिए कॉमन किस में से कौन कॉमन हो रहा है। एक्चुअली यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, बी प्लस बी बार बचेगा, लेकिन इसके लिए किसी से कोई कॉमन नहीं हो रहा है। देखिए ए बार बी जो टर्म है ये किसी से कॉमन हो ही नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहाँ पे कुछ कॉमन हो, जैसे यहाँ पे ए बार बी है तो यहाँ बी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म एक बार और लिख देंगे, ए बी एक बार और लिख दिया हमने, ठीक ना। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको पता है अगर ए बी एक बार है इसमें प्लस ए बी एक बार और आप जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वही वेरिएबल सेम है, तो ये आपका आउटपुट क्या होगा, ए बी ही होगा, ए बी ही ये होगा, ठीक है।
जैसे आप जानते हैं a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है ना, तो यहाँ बी ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए बी होगा, ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, चलो अब यहाँ कर लिया आपने। अब इसमें देखिए यहाँ 4 टर्म बन गए, इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, एक कॉमन अपने ले लिए तो आ गया b प्लस बी बार, b यहाँ से b बार इसका आ गया। ठीक है ना, फिर प्लस कर दो, फिर इन दोनों में b कॉमन है, b को कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ये a प्लस ए बार। ठीक है, अब देखिए b प्लस बी बार इक्वल टू 1, a प्लस ए बार 1 इक्वल टू आप जानते हैं, तो यहाँ आ जाएगा a डॉट 1 प्लस b डॉट 1, और a डॉट 1 इक्वल टू a होता आप जानते हैं, तो यह आ जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको राइट साइड में, हम भूल जा रहे हैं, a डॉट 1 इक्वल टू a या b डॉट 1 इक्वल टू b। यहाँ लिख दो फ्रॉम आइडेंटिटी थ्योरम, जो भी आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है आइडेंटिटी थ्योरम, यहाँ हम लोग पढ़े ना आइडेंटिटी थ्योरम, a डॉट इक्वल टू a, तो यहाँ साइड में लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और ये फाइनल आउटपुट आपका जो हो जाएगा फंक्शन ए बी इक्वल टू ये आपका a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे एक टर्म और आपको जो है ऐड यहाँ किया है। तो ऐसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या क्या कुछ ट्रिक यूज करना है। ठीक, इसी तरह से एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल हमने लिया है। और नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देखिए गिवन फंक्शन इज ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों टर्म में आप किसी से कोई कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे, ना तो ये टर्म में इस टर्म में कुछ कॉमन है, ना तो इस टर्म में कुछ कॉमन है, तो अब क्या करेंगे? जब किसी टर्म में कुछ कॉमन ही नहीं है तो अब क्या करेंगे अगला स्टेप? तो अगला स्टेप इसमें इस तरह के प्रॉब्लम में क्या होता है कि इसमें एक टर्म में देखिए जिसमें पहले टर्म दूसरे टर्म में क्या कॉमन है, वेरिएबल क्या कॉमन, कॉम्प्लीमेंट है, ए इसमें भी है, ए कॉम्प्लीमेंट इसमें भी है, ठीक ना, लेकिन ए इसमें नहीं है, तो जिसमें कोई भी नहीं है। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे सी यहाँ है तो इसमें जो है सी नहीं है, तो यहाँ भी आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन पहले 1 बाई 1 करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम डॉट 1 कर सकते हैं, यहाँ पे बी सी डॉट 1 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी वेरिएबल में, यानी वेरिएबल ए डॉट अगर 1 करेंगे तो वेरिएबल की का जो है एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक ना, वेरिएबल अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे बी सी में अगर डॉट 1 कर दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, अब की बार क्या है, ए बी अपनी जगह है, ए बार सी अपनी जगह, प्लस बी सी। ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 की जगह पे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने लिख दिया। इस एक्सप्रेशन को आप जो है बी सी से अंदर जो आप जो है मल्टीप्लाई करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कहते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई समझते हैं, लेकिन इसको कहते हैं बी सी को इस ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी, या आपका ए बी सी हो जाएगा प्लस ए बार बी सी, ए बार बी सी, ये आ गया आपको। अब आपके पास 4 टर्म हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो है इन दोनों का पेयर बनाइए जिससे कॉमन लेना है आपको, और बाकी इन दोनों टर्म का जो है आप कॉमन बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ से जब आप पेयर बनाएंगे तो यहाँ से आप ए बी देखिए कॉमन ले लीजिए, ए बी आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस सी, यहाँ से सी बचेगा, ठीक है। फिर दूसरा पेयर बनाइए, ए बार सी अब की बार कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ से ए बार सी बाहर आ गया, 1 बचेगा, तो ये होगा 1 प्लस बी, यहाँ पे बी बचेगा, ठीक ना। अब आइडेंटिटी थ्योरम में हमने देखा था कि इस आइडेंटिटी थ्योरम 1 प्लस एक्सप्रेशन में कुछ भी हो ABCD, इसकी वैल्यू 1 आएगा, ठीक ना, ये हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ 1 प्लस सी है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए बी डॉट 1 प्लस ए बार सी डॉट 1, फिर ये आपका आ जाएगा ए बी प्लस ए बार सी, क्योंकि डॉट 1 आइडेंटिटी थ्योरम में क्या है आपका ए डॉट 1 इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप लिख देंगे सिंस वी नो दैट 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। आप
कभी भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कीजिएगा तो पहले इसका आंसर लिख लीजिए। ये जो आपका फाइनल आया है ए बी सी, गिवन फंक्शन आपका जो है सिंप्लीफाई होके हो गया, ये आपका गिवन फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ गया ए बी प्लस ए बार सी। ठीक ना। हम आपको एक ट्रिक बता रहे थे कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय देखिए, अगर फंक्शन में कहीं भी ये आ जाता है 1 प्लस ए बी सी प्लस बी सी, है ना, बार कुछ भी आता है 1 प्लस कुछ भी, कितना भी बड़ा फंक्शन आ जाता है, इसका वैल्यू ओवरऑल आपको 1 होगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक ना। 1 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1, 1 प्लस एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी एक्सप्रेशन हो, छोटा एक्सप्रेशन बड़ा हो, एक वेरिएबल हो, 10 वेरिएबल हो, कोई मतलब नहीं। अगर 1 प्लस है तो इसका फाइनल आउटपुट आपका आ जाएगा 1। ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, एक और प्रॉब्लम लिया है हमने, सिंप्लीफाई गिवन फंक्शन यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए आपका फंक्शन ए बी सी डी फॉर्म में नहीं दिया गया, यहाँ पे एक सिंबल फॉर्म में है, समेसन स्मॉल m इन ब्रेकेट 0 to 3। ठीक ना। ये अभी आगे बताएंगे कि कोई फंक्शन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक ना। इसके जस्ट बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे इस तरह से अगर दिया गया है तो आप 0 to 3 को ABCD फॉर्म में रख लो। ठीक ना। तो 0 बराबर क्या होता है, दोनों वेरिएबल जब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होता है तो 0 होता है, यानी A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट 0 है। फिर प्लस इसके लिए क्या है, इसे आप ऐसे लिखिए, 0 के लिए आपका 0 0 है, 2 के लिए 1 0 है और 3 के लिए 1 1 है। ठीक ना। तो ये पहला वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंट, दूसरा वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस दोनों वेरिएबल आप लिख दीजिए ए बी। ठीक ना। ए बी फॉर्म में लिख लिए हैं हम। देखिए अब की बार यहाँ क्या करेंगे, ए बी बार को 2 बार जो है यूज करना है, ए बी कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे प्लस कर दीजिए एक बार और। ठीक ना। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट, सेम वेरिएबल को अगर 2 बार आप पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना। ये अपनी सुविधा के लिए हमने पुट किया यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो यहाँ से आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बचेगा। फिर इन दोनों में देखिए यहाँ पे ए कॉमन हो रहा है, ए को बाहर कर लो कॉमन लेके, फिर बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। फिर आप यहाँ जानते हैं कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ठीक ना, सॉरी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह 1 रख दो, इसकी जगह 1 रख दो, यहाँ पे रख लिया आपने। फिर आपका जो है ए प्लस बी, ये फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है ए डॉट 1 इज इक्वल टू 1, ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, यानी वेरिएबल अनचेंज होगा, वेरिएबल आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो फाइनल फंक्शन आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग खुद से और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, और ये जो एक्सप्रेशंस हैं जब खुद से आप सॉल्व करने लगेंगे, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये आइडेंटिटी थ्योरम या जितने भी थ्योरम हैं या ये जितने डिमॉर्गन थ्योरम है, इनको याद रखना है। और ये तभी याद होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समस्या आएगी, फिर समस्या आएगी तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे इसमें मास्टर हो जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। अभी हम लोगों ने जो ए बी सी डी फॉर्म में जो फंक्शंस लिख रहे हैं, ये जो फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक ना, इस फंक्शन की बात हो रही है कि इसका कितने फॉर्म होते हैं। इसके 2 फॉर्म होते हैं। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है आपने, इसके 2 तरह से लिखा जाता है, एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल से भी समझ जाएंगे। पहले एक एग्जाम्पल ही देख लीजिए। सपोज करिए आपका 3 वेरिएबल का ए बी सी 3 वेरिएबल का फंक्शन दिया गया है, जिसके ये टर्म है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी, 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और ये तीनों वेरिएबल है ए बी सी, इसको बाइनरी वेरिएबल को लिटरल्स भी कहते हैं। देखिए लिटरल्स इज कॉल्ड ए बाइनरी वेरिएबल, समझने के लिए बताइएगा। ठीक ना। तो अब इसके डेफिनेशन में आइए। कैनोनिकल फॉर एक्सप्रेशंस हैव ऑल द टर्म्स कॉन्टेनिंग ईच लिटरल, यानी जितने टर्म्स हैं
ये एक टर्म है, एक दूसरा टर्म, दूसरा ये तीसरा टर्म है। इन सभी में सभी लिटरल हैं। ईच लिटरल मतलब जितने वेरिएबल हैं सभी हैं, ठीक ना। ए बी सी भी है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी है, ठीक ना। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देखिए और लिखा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। यहाँ पे देखिए तीनों वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई है, जेड नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसके सभी टर्म में सभी वेरिएबल हों उसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म, ठीक ना। तो इसको एक्सप्रेशन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि कैनोनिकल फॉर्म में है या नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें 4 वेरिएबल हैं, एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 वेरिएबल हैं। सभी टर्म में देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर सभी वेरिएबल आपके सभी टर्म में हैं तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में है। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल टर्म्स डू नॉट हैव ईच लिटरल्स, ठीक है ना। कुछ टर्म्स जो है सभी वेरिएबल्स रखते हैं या होता है, लेकिन कुछ टर्म ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो है सभी वेरिएबल नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया है, फंक्शन ऑफ ए बी सी 3 वेरिएबल फंक्शन है ये। देखिए पहले टर्म में तीनों वेरिएबल हैं, दूसरे टर्म में तीनों वेरिएबल हैं, यहाँ भी सभी वेरिएबल या सभी लिटरल हैं, लेकिन लास्ट टर्म में देखिए ए सी है, लिटरल बी नहीं है, यानी एक वेरिएबल यहाँ नहीं, इसलिए ये आपका जो कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को कभी कभी पूछा जाता है, देख के बताना होता है कि कौन सा, जैसे 4 एक्सप्रेशन दिए उसमें पूछा जाएगा कौन सा एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में है, तो उसमें देख लीजिएगा जिस फंक्शन में के सभी टर्म में सभी वेरिएबल्स हैं वो कैनोनिकल में है, बाकी जो कोई टर्म मिसिंग है वो कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, ये जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं इसको भी दो तरीके से लिखते हैं। एक है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जिसको मिन टर्म कहते हैं, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम में। अभी एग्जांपल से समझ जाएंगे कि मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए डिफिनीशन क्या लिखा है, इन मिन टर्म बूलियन फंक्शंस, इन मिन टर्म बूलियन फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक ना। फंक्शंस किससे लिखा जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सभी टर्म के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। एक टर्म प्रोडक्ट है, दूसरा टर्म भी प्रोडक्ट, तीसरा टर्म भी प्रोडक्ट है और लास्ट टर्म भी प्रोडक्ट है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स का जो सम है, प्रोडक्ट यानी टर्म क्या है प्रोडक्ट्स में, इन्हीं सभी प्रोडक्ट्स का जो सम है इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक ना। तो मिन टर्म में क्या है, देखिए जितने टर्म हैं आपस में प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट का सम यानी सम ऑफ प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक ना। तो आप समझ गए हैं, यहाँ भी फंक्शन को देखते आप समझ जाएंगे कि मिन टर्म में है या मैक्स टर्म में है। इसी तरीके से दूसरा आपका होता है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में क्या था, इन मैक्स टर्म बूलियन फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, यानी जो टर्म आपके वो सम फॉर्म में है। देखिए एक टर्म ये हुआ, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं जनरली, तो ब्रैकेट के अंदर जो लिटरल्स हैं वो कैसे हैं, सम फॉर्म में है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, है ना, सम फॉर्म में है। दूसरे टर्म में भी जो लिटरल्स वो सम फॉर्म में है, दूसरे ब्रैकेट में जो लिटरल्स हैं ये भी सम फॉर्म यानी प्लस से जुड़े हुए हैं, और दोनों ब्रैकेट यानी दोनों टर्म आपस में क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है ना। यहाँ पे डॉट लगाओ या ना लगाओ तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं। तो यानी अगर फंक्शन इस तरीके से दिया गया है कि टर्म आपस में प्लस से जुड़े हों और दोनों ब्रैकेट आपस में डॉट से जुड़े हों तो इसको कहते हैं मैक्स टर्म, या इसको दूसरे तरीके से कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक ना। तो ये आप ये समझ गए हैं मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, ऑल द टर्म्स इन मिन टर्म एंड मैक्स टर्म आर इन कैनोनिकल फॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है। मिन टर्म या मैक्स टर्म में कोई भी फंक्शन हो, इसमें सभी टर्म क्या कैनोनिकल फॉर्म में होते हैं, यानी सभी वेरिएबल सभी टर्म में होते हैं, कोई वेरिएबल मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक टेबल है
मान लेते हैं आपका जो है 3 वेरिएबल हैं, इन 3 वेरिएबल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहले केस में सभी 0 हैं, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, ठीक है, 1 0 0, 1 0 1 और लास्ट में आपका जो है 1 1 1, यानी सभी 1 हैं। तो 3 वेरिएबल के इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इन सभी कॉम्बिनेशन को मिन टर्म और मैक्स टर्म फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। इसको देखते कैसे करते हैं। मिन टर्म पहले देखते हैं। जब तीनों वेरिएबल 0 0 हैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी पहले वेरिएबल 0 तो इसका कॉम्प्लीमेंट, दूसरा वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, तीसरा वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, आपस में सब क्या है, डॉट लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है। दूसरे क्या लिखेंगे, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z1 है तो ये आपका डायरेक्ट z रहेगा। 0 पे ऊपर, 0 में वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है मिन टर्म में, ठीक है। यहाँ ये क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट, y, z कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या लिखेंगे आप, इसका x कॉम्प्लीमेंट, y, z। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, x, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ लिखिए जहाँ 0 कॉम्प्लीमेंट होगा, x, y कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ आप लिखेंगे x, y, z कॉम्प्लीमेंट और लास्ट वाला आपका हो जाएगा x, y, z, ठीक है। अब इन्हीं का अगर मैक्स टर्म लिखना हो तो 0 0 0 का यहाँ पे देखिए, मिन टर्म में जब 0 होगा तो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन मैक्स टर्म में जब 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा और जब 1 होगा तब कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे सभी लिटरल्स आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, यहाँ पे लिटरल्स आपस में सम फॉर्म में है, यानी सबके बीच प्लस प्लस होगा, ठीक ना। तो पहले का आपने क्या लिखा, फर्स्ट का लिखा x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे का आप क्या लिखेंगे, इस तरह लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे 1 है, मैक्स टर्म में 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। फिर नेक्स्ट क्या क्या लिखेंगे आप, यहाँ x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह सब लिख डालिए, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड। फिर अगला क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, यहाँ से देखिए। फिर लास्ट वाला क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप 1 0 फॉर्म में कोई वैल्यू दिया गया है, या आप डेसिमल में जानते हैं, अगर डेसिमल में दिया गया, डेसिमल में ये हो जाएगा 0 है ना, ये डेसिमल में हो जाएगा 1, ये डेसिमल में हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अगर कोई वैल्यू डेसिमल में दिया हो तो इसका मिन टर्म मैक्स टर्म आप लिख लेंगे। डेसिमल में दिया है तो इसको पहले बाइनरी बनो, फिर बाइनरी का मिन टर्म लिख लो, मैक्स टर्म लिख दो जो पूछा है, ठीक ना। तो किसी भी डेसिमल नंबर का, किसी भी बाइनरी नंबर का जो है आप मिन टर्म और मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन आप लिख सकते हैं अपने आप से। जैसे 0 to 7 हमने लिखा, बाकी 8 9 10 आप लिख सकते हैं, कुछ किसी का भी लिख सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए 9 का अगर लिखना हो तो 9 को इक्विवेलेंट बाइनरी बनाइएगा, फिर बाइनरी के इक्विवेलेंट यहाँ मिन टर्म लिख दीजिएगा, यहाँ मैक्स टर्म लिख दीजिएगा। सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखना, मिन टर्म में सभी लिटरल्स आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, और 0 के लिए वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होता है, 1 के लिए वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, और इसका उल्टा आपके मैक्स टर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में अब हम लोग कॉर्नर मैप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।